नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद के हक में दिन ब दिन माहौल साजगार होता जा रहा है। फारूक अहमद की शख्सियत और अवामी खिदमत से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान भी उनकी हिमायत में आगे आ रहे हैं। BRS के सैयद फ़हीम के बाद अब BJP के नौजवान लीडर अकबर पठान ने भी फारूक अहमद का साथ देने का फैसला किया है। अकबर पठान ने BJP की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने का ऐलान किया है। अकबर पठान ने इस फैसले से फारूक अहमद को आगाह करने के लिए इन्हें अपने दफ्तर मदऊ किया, जहां फारूक अहमद ने इनसे मुलाकात की और उनके फैसले पर खुशी का इजहार किया। फारूक अहमद ने अकबर पठान का शालपोशी और गुलपोशी के जरिए खैर मकदम किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान अकबर पठान जैसे मुतहरिक नौजवान का BJP छोड़कर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होना एक बड़ा सियासी झटका BJP के लिए समझा जा रहा है। एक तरफ BJP को इस फैसले से नुकसान पहुंचा है तो दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी को अकबर पठान की शक्ल में एक मजबूत और फाल लीडर की हिमायत हासिल हुई है। अकबर पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BJP छोड़ने की वजूहात बयान करते हुए कहा कि BJP के नीतीश राणे जैसे लीडरान की जानिब से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात दिए जा रहे थे। इब्तिदा में ये लगा कि ये बयानात इत्तेफाकिया है, लेकिन जब ये रवैया बार बार दोहरा गया तो मेरे मजहबी जज्बात मजरू हुए। उन्होंने मजीद कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर की तस्वीर मोबाइल के स्टेटस पर रखने के मामले में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल थी। ऐसे हालात में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और असम्बली में पैगम्बर बिल पेश करके गुस्ताखी के मामले को रोकने की कोशिश की। अकबर पठान ने कहा कि फारूक अहमद की गैर मामूली खिदमत ने भी इन्हें मुतासिर किया और इसी बिना पर उन्होंने फारूक अहमद को अपना लीडर तस्लीम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि कई दीगर पार्टियों ने भी शमूलियत की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने सबको नज़रअंदाज करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी का इंतखाब किया है। अकबर पठान ने उम्मीद जाहिर की कि फारूक अहमद नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। अकबर पठान के साथ इनके दर्जनों साथियों ने भी वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की है। सबसे पहले तो मैं ये महाराष्ट्र के राजकारण के अंदर ये जब से विधानसभा का ऐलान हुआ महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेता जो भाजपा के अंदर जिसकी बोलने की औकात नहीं है, जिसकी ना पर्सनैलिटी की औकात है, वो हमारे हुजूर के बारे में बोल रहे, वो हमारे मस्जिदों के बारे में बोल रहे, वो हमारे समाज के हर मुद्दे पे बोल रहे। कास्टिज़म वहाँ तक सही था जहाँ हिंदू मुस्लिम था, पर इसको हिंदू मुस्लिम छोड़ के धर्म की राजनीति के अंदर ला लिए। इससे देश को भी नुकसान है, इससे देश के नौजवानों को भी नुकसान है। आज मैं मुसलमान बोल के नहीं, मैं हिंदू बोल के नहीं, एक देश का एक नागरिक बोल के जवाबदारी के साथ मैंने ये फैसला लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक देशभक्ति पार्टी समझता था, देश के हित में काम करने वाली पार्टी समझता था, पर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दोनों समुदाय को खोखला कर रही है। मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो घूमना है फिरना है, मैं हिंदू भाइयों को भी हमारे दलित भाइयों को भी, नौजवान बच्चों को आज रोज़गार नहीं मिल रहा, उनकी आज परिस्थिति क्या है। आज 38 से 39 साल के बच्चों के गुर्दे फेल हो जाना, किडनियाँ फेल हो जाना, इसका रीज़न है कि ये समाज नशे की तरफ जा रहा। नशा कब होता? जब नशा बेरोज़गारी हो जाती है। तो ये बेरोज़गारी का जवाबदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग हैं। इनको ना हिंदू से मोहब्बत है, ना मुसलमान से मोहब्बत है, ना SC से मोहब्बत है, इनको इनकी कुर्सी से मोहब्बत है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ देश के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटा, जिसका महत्वपूर्ण जो खाता है गृह खाता, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने हैं, गृह खाते के अंदर जो काम होता, जो पुलिस यंत्रणा रहती, आप गौर करो, अपने बचपन में पुलिस सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे आती थी। आज पुलिस वाला 5 साल नहीं हो रहे, उसका ने क्रेटा गाड़ी आ रही। हर पुलिस वाले का ने क्रेटा गाड़ी है, ये कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्राइम क्यों बढ़ा? क्राइम बढ़ने का रीज़न क्या है? समाज किधर जा रहा, देश किधर जा रहा? ये सब चीज़ों पे नज़रअंदाज है ये सरकार। ये मेरे को अंदर से जब नौजवानों के हालात
बेरोजगारी देखी नहीं गई। समाज का हर आदमी, तुम भाजपा में है अकबर भाई, पर तुम काम अच्छा कर रही, तुम्हारी पार्टी अपने समाज को आरोप कर रही, अब तुम्हारी पार्टी रोजगार नहीं दे रही है। मेरे को जो बातें थे ये चुभ रही थी। मैं रात में जब बिस्तर पे जाके सो रहा था तो मेरे को एहसास हो रहा था कि मेरी कौम किधर जा रही, मैं किधर जा रहा हूँ। मेरे नबी के ऊपर जो हमले हो रहे, मेरे नबी के ऊपर गलत सलत बोला जा रहा, तो मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर से सवाल आ रहा था। इस सवाल ने मेरे को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया और मैं सच्चे दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। पर मैंने राजीनामा देने के बाद वंचिता उसी तरीके से, दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सभी का मैं तय दिल से वंचित में भी उसी तरीके से काम करूँगा और हर समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। एक मुस्लिम नेता बोल के नहीं उभरूँगा मैं, एक है कि नहीं भारत देश का एक लड़का, एक भारत देश का नौजवान बोल के मैं एक देश की रक्षा करूँगा और इस देश का सिस्टम, संविधान को बचाने के वास्ते मैं आगे आऊँगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चले जाए। संविधान रहेगा तो मज़हब रहेगा, इस्लाम रहेगा, आज़ादी रहेंगी, खाना रहेगा, पीना रहेगा, हर चीज़ पे बैन है। आज एक वोट का मतलब उत्तर प्रदेश के मुसलमान समझते, एक वोट का मतलब आज बिहार के मुसलमान समझते, एक वोट का मतलब आज गुजरात के मुसलमान समझते। मुसलमानों, आज अपने वोट का मकसद समझो। बहुत से लोग जो भी आ रहे आपके पास आके जो समझा रहे, तो आपको अल्लाह ने दिमाग दिया। अल्लाह ने कुरान में बोला कि मैंने है कि नहीं गाफिल की मदद नहीं करता हूँ। अल्लाह का साफ साफ जुमला है कि मैं गाफिल की मदद नहीं करता हूँ। गाफिल मत हो मेरे भाइयों, तुम्हारे आगे करके। वंचित आघाड़ी के अंदर सबसे पहले मैं प्रकाश अंबेडकर जी, जिसने पार्टी की स्थापना की, जिसने समाज काम के लिए, हर समाज के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए पोटा कानून जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर था, रोड पे आने का काम हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। पोटा कानून अगर लगता था तो कई नौजवानों की तादाद आज जेलों के अंदर रहती थी, उनके पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाते थे। पोटा का मतलब ये है कि पुलिस को मिलना ही नहीं, आरोपी को ले गए भी तो किधर है, उनको कौन से भी शक के बुनियाद पर कोई रहो या मत रहो, पोटा के अंदर कोई भी आरोपी बन सकता था। ऐसा कानून, काले कानून का निषेध करने वाला महाराष्ट्र में एक शेर था। दूसरा, मैंने इसी राजकारण के चलते चलते हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पे जब स्टेटस रखने पे गुने दाखिल हो रहे थे, जो सेकुलर बोलने वाले नेता, जो सेकुलर अपने आप को समझने वाले नेता, ये अपने आप पे उंगली रखे हुए थे। इन्हों बोले थे औरंगजेब हमारे नेता नहीं है, बोले थे। पर वही शेर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए और मज़ार पे जाने के बाद कई हज़ारों करोड़ों मुस्लिम बच्चों ने महाराष्ट्र में स्टेटस रखा और उसके बाद गुना दाखिल होना बंद हुआ। उनके कई काम जो ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज को इंसाफ देने के वास्ते, एक तो मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन कम है, उनकी प्लानिंग है कि हमारी माओ बहनों को बाहर जाके कॉलेज के अंदर पढ़ना पड़ा। अगर फारूक अहमद साहब जैसा अगर विधानसभा के अंदर जाते हैं तो उनको एरिया के अंदर गवर्नमेंट की जगह के कॉलेज बनाने की प्लानिंग है उनके। उन्होंने कहा कि अगर फारूक अहमद चुन के आते हैं तो सरकार किसकी भी रन दो, मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए सबसे पहले सुविधा दूंगा। कि यहाँ तक उनकी डीप है, क्यों? क्योंकि आज गैरों की जो नज़र अपने बच्चों के ऊपर है, जो गैरों का शादियाँ करने के ऊपर जो अपने बच्चों के ऊपर जो इनाम रखे जा रहा है, ये इतनी डीप नज़र हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब की है। जो प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों की बच्चों के तालीम से लेके, रोज़गार से लेके हर चीज़ के ऊपर उन्होंने बारीकी से नज़र रखी। मेरे दिल ने अंदर से गवारा दिया। अल्लाह की कसम, मेरे को दूसरे भी पार्टियों के वाफर थे, मैंने सबको ठुकराते हुए प्रकाश अंबेडकर और फारूक भाई को अपना नेता माना और इन नेता मानते हुए समाज के जो भी टूटा फूटा काम है इंशाअल्लाह मैं समाज के साथ रहूँगा और समाज के हर मुद्दे पे आगे रहूँगा। मैं अभी 4 दिन बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव से मुताल्लिक, आपकी किस तरह की रणनीति रहेंगी जो फारूक भाई को फायदा पहुँचा? सबसे पहले फारूक भाई को मैं मुसलमानों से एक अपील ये करूँगा रणनीति कि अपना वोट बैंक का दूसरों के बातों में आके, दूसरों के अफवाह पे आके वोट ख़राब मत करो, क्योंकि बोगस हर चीज़ बन रही। कुछ लोग बोगस उलमा इकराम को नाम को लाके कर रहे, जिनको चेहरा रहे कि उनको उलमा इकराम बोल दे रहे, जिनको है कि नहीं तालीम नहीं है, हाफिज़ नहीं है, आलिम नहीं है, कुछ चंद पैसे देके उनको आगे ला ले रहे। पर जो फैसला सज्जाद नुमानी साहब ने लिया है वो फैसला पूरा महाराष्ट्र ने देखा, उस फैसले को महाराष्ट्र की जनता ने देखी, पूरे अपने उलमा इकराम देखे, मीडिया देखी, पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे उलमा इकराम को जिसको पूरी दुनिया के अंदर उनकी लोग इज्जत करते, उनको मानते, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, और उन्होंने है कि नहीं समाज के अंदर समाज को एक इंसाफ मिलना, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत नहीं होना मुसलमानों की बोल के आज उन्होंने उस तरीके का मुसलमानों को जो फैसला किया फारूक अहमद साहब के उसमें, और जो फारूक अहमद साहब को किया, ये सभी जो फैसले हैं ये सब फैसलों के देखते हुए मैं ये रणनीति में हूँ। और उन्होंने भी कहा कि मुसलमान अपना एक एक वोट
एक एक वोट है कि नहीं परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाओ, और परसेंटेज बढ़ेगा तो इंशाल्लाह फारूक अहमद को कोई जीतने से रोकेगा नहीं, अल्लाह चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी फ़ख्र की बात है, अच्छी बात है कि आज मैंने पार्टी ज्वाइन किया सर की। मुझे भी एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह मेरी जो सोच है वो सोच से परे निकलेंगे सर, और मेरा साथ आगे भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। इस वजह से क्योंकि नौजवान जो बच्चे हैं, जो इनका सबकी खुशी थी कि मैं यहाँ सर की पार्टी में ज्वाइन हूँ। हमारे दोस्त अकबर पठान साहब, फारूक अली साहब, इनकी रहनुमाई में मैं भी इनके साथ काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और वंचित अघाड़ी को आगे बढ़ाऊँगा।